बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यार जो पेनक्रियाज आपका स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जो पेनक्रियाज है ना, वो आपका स्टमक के पोस्टीरियर साइड पे पड़ा होता है, ठीक है। और पोस्टीरियर टू एब्डोमिनल वाल फ्रॉम द ड्यूडनम में भी पड़ा होता है। मतलब यहाँ एब्डोमिनल वाल होगी ना, उसके पोस्टीरियर साइड पे ये होगा, ठीक है, ड्यूडनम की साइड पे। और ये ड्यूडनम के राइट में होता है और स्प्लीन के लेफ्ट साइड पे होता है, ठीक है ना। और इसके जो पार्ट होते हैं, हेड होता है, अनसिनेट प्रोसेस होता है, नेक होती है और बॉडी और टेल होती है, ठीक है। तो इसका हेड ऑफ पेनक्रियाज होता है वो आपका सी शेप्ड होता है, ठीक है। और वो एक कॉनकेविटी ऑफ ड्यूडनम के साथ ही जुड़ा हुआ होता है। और इसका जो लोअर पार्ट होता है वो आपके जो अनसीनेट प्रोसेस होता है वो नीचे से होता हुआ सुपीरियर मेसेंटेरिक वेसल से ज्वाइन करता है, ठीक है। तो ये हो गया। और उसके बाद जो नेक ऑफ पेनक्रियाज होती है वो आपकी जो होती है एंटीरियर सामने होती है, सामने ऊपर की तरफ होती है मेसेंटेरिक वेसल से, और पोस्टीरियर और नीचे की तरफ से नेक ऑफ जो पेनक्रियाज होती है वो से सुपीरियर मेसेंटेरिक वेसल और जो स्प्लीनिक वेन्स होती हैं वो आपकी ज्वाइन करके पोर्टल वेन बनाती हैं, ठीक है। और द टेल ऑफ पेनक्रियाज एंड्स एज इट पासेस बिटवीन द लेयर्स ऑफ स्प्लीन और रीनल लिगामेंट। और टेल जब उसकी ख़त्म होती है और उसकी जो लेयर्स जो बीच में से पास करती हैं वो आखिर में स्प्लीन और रीनल लिगामेंट बनाते हैं, ठीक है। और तो पेनक्रियाटिक डक्ट बिगिंस विद द टेल ऑफ पेनक्रियास। जब टेल उसकी स्टार्ट होती है तो उधर से पेनक्रियाटिक डक्ट स्टार्ट होती हैं, ठीक है। और उसके बाद जब द लोअर पार्ट ऑफ हेड ऑफ द पेनक्रियाटिक डक्ट जॉइंस द बाइल डक्ट। और पेनक्रियाटिक डक्ट जो होती है वो आपकी बाइल डक्ट को ज्वाइन करती है। एंड द टू स्ट्रक्चर्स, जब आपकी पेनक्रियाटिक डक्ट जो होती है, ठीक है, वो आपको बाइल डक्ट को ज्वाइन करती है तो वहाँ से दो स्ट्रक्चर्स फॉर्म होते हैं। एक हेपेटो पेनक्रियाटिक एम्पूला, एम्पूला ऑफ वेटर जिसे बोलते हैं, जो कि आपका ड्यूडनम में ड्रेन करता है, ठीक है, डिसेंडिंग पार्ट ऑफ ड्यूडनम एंड द मेजर ड्यूडनल पेपिलर, ठीक है। और उसकी सराउंडिंग में होता है स्पिंटर ऑफ एम्पूला, जिसे हम स्पिंटर ऑफ ओडी भी कहते हैं, विच इज़ आल्सो कलेक्शन ऑफ स्मूथ मसल। ये दो स्पिंटर होते हैं। एक एम्पूला ऑफ वेड है जो होता है हेपेटो, जहाँ पे सारी डक्ट्स आपकी पेनक्रियाटिक डक्ट और बाइल डक्ट आपकी हेपेटो पेनक्रियाटिक एम्पूला एम्पूला ऑफ वेटर कहते हैं, जो कि आपके सीधा ड्यूडनम में ड्रेन करते हैं। और उसके सराउंडिंग में स्पिंटर ऑफ ओडी आपका पड़ा होता है, जो कि कलेक्शन होता है स्मूथ मसल का। तो ये हो गया आपका। और जो ये जो दो डक्ट्स होती हैं वो एम्ब्रियोलॉजिकली ओरिजिन ऑफ पेनक्रियास फ्रॉम द डोर्सल एंड वेंट्रल प्रोसेस। जो पेनक्रियास का डोर्सल और वेंट्रल प्रोसेस होता है वहाँ से ये ओरिजिनेट करती हैं, ठीक है। ये बाइल डक्ट और पेनक्रियाटिक डक्ट जो होती है और हेपेटिक डक्ट। और ब्लड सप्लाई जो होती है वो आपकी पेनक्रियाटोड्यूनल आर्टरीज होती हैं, ठीक है। और जो आपकी जिनकी ड्रेनेज होती है पोर्टल सिस्टम है, और वो वेन्स ड्रेन्स इनटू द पोर्टल सिस्टम में उनकी ड्रेनेज होती है। लिम्फेटिक ड्रेन्स इनटू नोड्स along the upper portal groove and the head of duodenum and along the root of superior mesenteric average। लिम्फेटिक्स इसकी ड्रेन होती है नोड्स में, जो कि अपर बॉर्डर में और ग्रूव ऑफ हेड में, हेड ड्यूडनम के हेड में लाई करते हैं। और आपकी जो अलोंग द रूट ऑफ सुपीरियर मेसेंटेरिक वेसल में भी इसकी कुछ ड्रेनेज होती है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। और आगे आपका स्प्लीन है। तो यार आज का टॉपिक सिर्फ पेनक्रियास तक है, तो पेनक्रियास में आपका फ़िलहाल तक तो यही है, ठीक है। और ये आपको मैं पिक्चर से दिखा देता हूँ। ये जो आपकी आर्टरी, ये आपकी गैस्ट्रोड्यूनल आर्टरी है, ठीक है ना। ये इधर से गैस्ट्रिक से आ रही है और ये नीचे ड्यूडनम में है, ठीक है। ये आपकी जो इसकी लेफ्ट साइड पे ये आपकी स्प्लीनिक आर्टरी है, ये आपकी स्प्लीन है, और ऊपर इसके स्टमक है, ठीक है। यहाँ पे एक को इलिक एक्सेस है, उसके नीचे ये आपकी सुपीरियर पेनक्रियाटोड्यूनल आर्टरी है। ये आपकी उसके नीचे जो है वो इन्फीरियर पेनक्रियाटोड्यूनल आर्टरी है। फिर उसके नीचे ये आपकी ये जो सामने सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी, फिर सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन, ये जो ब्लू कलर में है, ठीक है। ये आप कि ये सारा कुछ स्ट्रक्चर्स हैं ये आपके, ठीक है। ये ऊपर पहले सबसे ऊपर जो ये छोटा सा स्ट्रक्चर है, ये आपका ये जो धागा टाइप है, ये आपका सुपीरियर पेनक्रियाटोड्यूनल आर्टरी, आर्टरी छोटी सी होती हैं। उसके नीचे जो जाएगी वो आपकी होगी इन्फीरियर पेनक्रियाटोड्यूनल आर्टरी, और आपकी रेड कलर में सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी, और फिर ब्लू कलर में सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन, ठीक है आपकी। और क्या होता है आपका आपका जो इसके लेफ्ट साइड पे आपकी स्प्लीन होती है, राइट साइड पे आपका ड्यूडनम होता है। ये राइट साइड पे ड्यूडनम है, लेफ्ट साइड पे स्प्लीन है, ठीक है। यहाँ पे स्प्लीनिक आर्टरी, स्टमक ऊपर, और फिर यहाँ पे गैस्ट्रोड्यूनल आर्टरी, ठीक है। और ये सारा कुछ ड्रेन करते हैं बुल ऑफ वेटर, और साथ में एक और स्ट्रक्चर होता है स्फिंक्टर ऑफ ओडी, ठीक है। तो ये सारा सीन है। तो अभी स्टार्ट करते हैं दूसरा सर्जरी का। अब देखो,
यहाँ से वही सारा लिखा हुआ है जो पहले मैंने आपको नोट में समझा दिया है। पेनक्रियास, द पेनक्रियास लाइज इन द पोस्टीरियर पार्ट, पोस्टीरियर, उसके नीचे पेनक्रियास जो होता है स्टमक के नीचे करके पड़ा होता है, ठीक है। पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल राइट टू द एंड ड्यूनम के राइट में और स्प्लीन के लेफ्ट में होता है, ठीक है। तो ये आपकी हेडोपेनक्रियास सी शेप कॉन्केविटी ऑफ द ड्यूनम, ड्यूनम का जो होता है सी शेप कॉन्केविटी उसमें पड़ा होता है। और प्रोजेक्टिंग ऑफ द लोअर पार्ट ऑफ द हेड, जो उसका हेड होता है और लोअर, जो हेड का लोअर पार्ट होता है जिसे हम अनसीनेट प्रोसेस बोलते हैं, वो आपका जो नीचे से आपका सुपीरियर मेसेंटेरिक वेसल से पास होता है। जो अपर पार्ट ऑफ सुपीरियर मेसेंटेरिक और द लोअर पार्ट ऑफ अनसीनेट प्रोसेस आपका सुपीरियर मेसेंटेरिक वेसल से के अपर पार्ट से पास होता है, ठीक है। और द नेक ऑफ पेनक्रियास इज एंटीरियर टू सुपीरियर, और ये जो आपकी होती है नेक ऑफ पेनक्रियास इज एंटीरियर टू सुपीरियर मेसेंटेरिक एंड पोस्टीरियर टू नेक ऑफ पेनक्रियास एंड सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन, ठीक है। तो और ये जो सुपीरियर मेसेंटेरिक और स्प्लीनिक वेन जो होती हैं, ये आपस में अगर दोनों ज्वाइन कर जाएं तो ये आपकी पोर्टल वेन बनाती हैं। ये इंपॉर्टेंट है। पोस्टीरियर और सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन एंड स्प्लीनिक वेन जॉइंस टू फॉर्म द पोर्टल वेन, ये इंपॉर्टेंट है। सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन एंड स्प्लीनिक वेन, ठीक है। तो और टेल ऑफ पेनक्रियास जो पासेस बिटवीन द लेयर्स, तो ये आपका स्प्लिनोरिनल लिगामेंट बनाते हैं, ठीक है। और आपकी जो सारे स्ट्रक्चर्स हैं वो आपके जो सराउंडिंग द पूल ऑफ स्पिंक्टर ऑफ ओडी इज प्रेजेंट विच इज द कलेक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स। और ब्लड सप्लाई इनकी सीलियक आर्टरी एक एंटीरियर होती है, एक पोस्टीरियर होती है, और एंटीरियर आर्टरी की ब्रांच होती है सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी। और अगर सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी में कुछ अगर मसला बन जाए तो उसमें ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस वगैरह, विटामिन के क्लोटिंग फैक्टर और वो सारा कुछ प्रॉब्लम होता है, ठीक है। और लिम्फेटिक इनकी ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, जो कि नोड्स में ड्रेन होती है, जो कि अपर पार्ट ऑफ ड्यूडनम और हेड में प्रेजेंट होते हैं, और उसके अलॉन्ग विद द सुपीरियर पार्ट ऑफ सुपीरियर मेसेंटेरिक वेसल्स का पार्ट होता है, उधर उनकी ड्रेनेज होती है, ठीक है। और पेनक्रियाटिक फंक्शन टेस्ट में आपका द मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपकी जो आपका होता है, जो अब अगर एक्सोक्राइन इनसफिशिएंसी ऑफ पेनक्रियास, ये आपके साइंस एंड सिम्टम्स हैं पैथोलॉजी के। एक्सोक्राइन इनसफिशिएंसी पेनक्रियास लीड टू पेन, एब्डोमेन, सियोरिया एंड वेट लॉस। पेनक्रियाटिक एक्सोक्राइन फंक्शन इज टेस्टेड एंड मेजरमेंट ऑफ पेनक्रियाटिक सिक्रीशन रिस्पॉन्स टू द मील, ठीक है ना। जब आपको मील आप खाते हो तो उस वक्त आपको स्टियोरिया हो जाता है, पेशाब में आपको फैट आने लग जाता है, और आपको एब्डोमेन होता है, वेट लॉस होता है। और आपको जो इसमें आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है नाइट्रोब्ल्यू टेट्राजोलियम पर अमाइनो एनबीटी पाबा टेस्ट प्रोवाइड इनडायरेक्ट मेजर ऑफ पेनक्रियाटिक फंक्शन। अगर कोई ये पूछे ना कि आप पेनक्रियास के एंजाइम को कैसे मेजर कर सकते हैं, तो एनबीडी पाबा, ठीक है। ये आपने याद रखना, पाबा पाबा। तो नाइट्रोब्ल्यूम टेट्राजोलियम पैरा पैरामाइनो बेंजोइक एसिड इसका नाम है, ठीक है। और द सब्सटेंस की ओरली टू पेनक्रियाटिक एंजाइम डिग्रेड्स, ठीक है। जो आपको अगर कोई आप सब्सटेंस दो, चाइमोट्रिप्सिन आप उसको दो, ठीक है, तो पेनक्रियास एंजाइम उसको डिग्रेड कर देता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है ना। लेकिन मोस्ट डायग्नोस्टिक जो होता है, जब आपको पैथोलॉजी कोई पेनक्रियास एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस क्रोनिक पेनक्रियाटाइटिस होता है, तो वो आपका लाइपेज एंजाइम होता है। लाइपेज एंजाइम से आपको डायग्नोस्टिक फैक्टर होता है कि आपको पेनक्रियास में कुछ इनसफिशिएंसी है, ठीक है। इमेजिंग मोडालिटीज टू डायग्नोज द पेनक्रियास, ठीक है। अब इसमें इट इज़ नॉट गुड टू डायग्नोज द स्टूल पेनक्रियास डिजीज एंड पेनक्रियास इज रेट्रो पेरिटोनियल ऑर्गन एंड ऑब्स्टेड लूप्स, ठीक है। अब ये इतना अल्ट्रासोनोग्राफी नोड होता है, कॉन्ट्रास्ट, ठीक है। ये आपकी कॉन्ट्रास्ट ये आपका इतना डायग्नोस्टिक नहीं होता। और CECT स्कैन जो होता है वो आपका इन्वेस्टिगेशन ऑफ द चॉइस होता है, ठीक है। और ERCP ये आपका भी मोस्ट ऑफ द चॉइस आप इसे कर सकते हैं, ठीक है। और आपको एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड ये आपको स्मॉल ट्यूमर्स ऑफ पेनक्रियास को आइडेंटिफाई करने के लिए आप यूज़ करते हो। ट्रांसड्यूनल फाइन नीडल और ट्राइकट बायोप्सी ऑफ पेनक्रियाटिक लीजन, ये आपको टिश्यू गोर बायोप्सी के लिए यूज़ आप करते हैं, ठीक है। और जो आपका CT स्कैन होता है वो आपके मोस्टली स्टोन्स वगैरह पेनक्रियाटिक डक्ट में जो फंसे हुए होते हैं, जिसकी वजह से जॉन्डिस होती है, या आपको मेटास कैंसर मेटास SMV में आपको कैंसर हो जाए, ठीक है। तो और ये आपके साइज़ जो लिम्फ नोड के साइज़ होते हैं, सो पोर्टल वेन के साइज़, सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन के साइज़, CT स्कैन जो होता है ये आपको सारा कुछ बता देता है। और मोस्टली स्टार्टिंग पे जो होता है आपका यही आप इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस आप इसको यूज़ करते हो, ठीक है। ERCP वैसे एक्सपेंसिव होता है, किया नहीं जाता। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस जो होती है वो आपकी CT स्कैन होती है पेनक्रियास के केस में। लेकिन गोल्ड स्टैंडर्ड अगर आप पूछा जाए ना, मोस्ट एक्यूरेट जो है वो आपका ERCP होगा आपका। या वैसे MCQs में ERCP का ऑप्शन नहीं आता, आपको CT स्कैन अल्ट्रासाउंड ही देंगे, लेकिन आपका इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस हमेशा CT स्कैन ही होगा, ठीक है। और मोस्ट एक्यूरेट जो होता है वो आपका ERCP होता है।
और बाकी आगे है सिस्टिक फाइब्रोसिस। अब अगला टॉपिक है सिस्टिक फाइब्रोसिस, ठीक है। सिस्टिक फाइब्रोसिस इज एक्सोक्राइन डिसऑर्डर दैट अफेक्ट्स द लंग, इंटेस्टाइन, पैंक्रियाज एंड द लिवर एंड इज characterized by the elevated sodium chloride and the concentration in the sweat। इसमें आपका स्वेट में ना एलिवेटेड सोडियम और क्लोराइड आपका एलिवेटेड होते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको जी आपको जेनेटिकली डिसऑर्डर होता है, तो उसमें CFTR जीन विद क्रोमोसोम 7 की एबनॉर्मेलिटी होती है, ये आपका MCQ पॉइंट है, ठीक है। तो इसमें ये होता है सिक्रीशन ऑफ एक्सोक्राइन व्हिच आर थिकन्ड बाय द थस रिजल्टिंग ऑफ इसमें आपकी ब्लॉकेज ऑफ डक्ट होती है, ठीक है। तो क्लिनिकल फीचर्स इसमें आपके क्या होते हैं? एट बर्थ मेकोनियम में भी थिक काजिंग इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, आपको मेकोनियम थिक हो सकता है, इंटेस्टाइनल में फंस सकता है, प्लगिंग ऑफ ब्रोंकाई दैट काजेज द ब्रोंकिक्टेसिस, ठीक है। और इसमें सिक्रीशन दैट पार्टिसिपेट्स इन द लूमन एंड पैंक्रियाटिक का द ब्लॉकेज ऑफ डक्टेजिया। इसमें आपको फैट जो होता है रिप्लेसमेंट, आपकी फैटी रिप्लेसमेंट हो सकती है, एजुक्राइन एसिनर टिश्यू में आपको फैट आ सकता है, पैंक्रियाटिक एंजाइम इनसफिशिएंसी हो सकती है, स्टियोरिया आ सकता है, और पैंक्रियाटिक इसमें मोस्टली पैंक्रियाटिक एंजाइम इनसफिशिएंसी हो जाती है जिसकी वजह से फैट में आपको स्टूल आना लगता है। मोस्टली जो पैंक्रियास अगर इनसफिशिएंसी होना तो आपको फैट आता है स्टूल में। तो इसमें डायग्नोस्टिक जेनेटिक्स टेस्टिंग, स्वेट लेवल सोडियम क्लोराइड, ये आपका डायग्नोस्टिक फैक्टर होता है। ट्रीटमेंट में मैल ऑब्जर्वेशन आप ट्रीट करेंगे, प्रोवाइडिंग ओरल पैंक्रियाटिक एंजाइम, पल्मोनरी फंक्शन आप प्रिजर्व करेंगे, लो फैट डाइट आप इसको देंगे। और बाकी आगे आ गया एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस। एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस में क्या चीज़ है? एक्यूट इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस ऑफ पैंक्रियास, वेरिएबल इन्फ्लेमेटरी ऑफ रीनल टिश्यू रिमोड एंड एसोसिएटेड विद रेज्ड enzyme level in the blood or urine. In acute pancreatitis there is no more lateral fibrosis occurrent। इसमें फाइब्रोसिस नहीं होती, लेकिन इसमें सेम सिम्टम्स होती है, आपको इंटर पेन होगा और वो आपका रेडिएट करेगा बैक में, ठीक है। काजेज इसमें क्या हो सकते हैं? गालस्टोन काज हो सकती है, ठीक है ना। अगर आप अल्कोहल पीते हो बिलियरी टाइप डिजीज हो सकती है, इथेनॉल हो सकता है, टॉक्सिन स्टीरॉइड्स आप ले रहे हो वो चीज़ हो सकती है, सर्जरी हो सकती है, विप्पल ऑपरेशन हो सकता है, ब्लंट पेनेट्रेटिंग ट्रॉमा ऑफ एब्डोमेन हो सकता है, मेटाबॉलिक काजेज हो सकती हैं, हाइपरथायरॉइडिज्म हो सकता है, यूरेमिया हो सकता है, डायबिटिक कोमा, प्रेगनेंसी, हाइपरलिपिडेमिया, मम्स हो सकते हैं, आपको स्नेक बाइट हो सकता है, स्कॉर्पियन बाइट हो सकता है, ट्राइग्लिसराइड लेवल इसमें हाई होते हैं, कोजेंटल डिजीज़ हो सकती है, डिवीज़म हो सकता है, पैंक्रियाटिक डिवीज़म, अब कोजेंटल डिवीज़ होते हैं, ड्यूनल अल्सरेशन हो सकती है। ड्यूनल अल्सरेशन होगा तो वहाँ पे आपकी पड़ी होती है पैंक्रियाटिक एम्पुल ऑफ वेटर पड़ा होता है, जहाँ पे आपकी सिक्रीशंस आती हैं, आपकी पैंक्रियाटिक और बाइल डक्ट की सिक्रीशंस आती हैं, वो एब्जॉर्ब नहीं होंगी तो आपको ऑलरेडी वहाँ पे ब्लॉकेज हो जाएगी, तो आपका पैंक्रियास की हाइपरट्रोफी हो जाएगी, जिसकी वजह से आपको पैंक्रियाटिक इंसफिशिएंसी हो जाएगी। सिंपल नेगेटिव फीडबैक पॉजिटिव फीडबैक इफेक्ट होगा उसमें। उसके बाद स्फीयर क्लिनिकल फीचर्स, स्फीयर अपर एब्डोमेन एंड विच रेडिएट्स बैक्स टुवर्ड्स द रिलीफ टू सम एक्सटेंट बाय सिटिंग और लर्निंग फॉरवर्ड। इसमें आपको अपर एब्डोमेन रेडिएट्स टुवर्ड्स द बैक, वही जो पहले बताया वो आपको पेन आपको अपर एब्डोमेन पेन में होगा जो कि आपको रेडिएट करेगा बैक में, जब आप सिट करोगे रेस्टिंग नोज हिकअप्स को हिचकी आएंगी, हिकअप्स हिचकी को कहते हैं, ब्लूइश डिस्कलरेशन और सब फेशियल ब्लीडिंग, ग्रेट अनर साइन और इट कैन अराउंड द अम्बिलिकस कूलन साइन आ जाएगा, ठीक है ना। इसमें ग्रेट अनर साइन होता है और कूलन साइन होता है, ठीक है। सब फेशियल ब्लीडिंग को आप कहते हैं सब फेशियल ब्लीडिंग फेशिया, ग्रेट अनर साइन इसको बोलते हैं, इट कैन, और जो अगर अम्बिलिकस के अराउंड हो जाए तो उसको हम कूलन साइन बोलते हैं, ये आपका पैंक्रियाटाइटिस का साइन होता है। प्लूरल विजन बाज होगा 10 to 20% केसेस में हो जाती है। एब्डोमिनल डिस्सेक्शन एंड इलियस होती है आपको इसमें। एब्डोमिनल डिस्सेक्शन तो ऐसी बातें होगी, और इलियस अगर फैट आ रहा है स्टूल में तो वो अगर ब्लॉक हो गया तो उसकी वजह से भी काम खराब हो सकता है। इन्वेस्टिगेशन सीरम अमाइलेज एंड लाइपेज, जो सीरम अमाइलेज होता है वो इतना आपका डायग्नोस्टिक फैक्टर में नहीं होता, सीरम लाइपेज जो होता है वो आपका डायग्नोस्टिक होता है, क्योंकि अमाइलेज जो होता है वो आपका स्लाइवरी ग्लैंड बर्टन डक्ट स्टोन्स में भी आपका हाई होता है, और लाइपेज लेवल स्पेसिफिकली आपका पैंक्रियाटिक इंसफिशिएंसी में हाई होता है, तो सीरम लाइपेज इज अ डायग्नोस्टिक फैक्टर। उसके बाद यूएसडी एब्डोमेन आपको बाउल में ये एयर शेयर दिखा देगा, लेकिन ये आपको डायरेक्टली कुछ भी नहीं बता सकता। सीटी स्कैन इज अ गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन, जो आपका सीटी स्कैन गोल्ड स्टैंडर्ड है। लेप्रोटोमी बाजू का प्रोवाइड कर सकते हो, आपको मल्टीपल अगर ट्यूबरकल ओवर द मोमेंटम आपको शो हो रहे हैं, जिसकी वजह से आपको पेरिटोंटाइटिस हो गया और आपको फैट नेक, आपकी जो फैट है वो नेक्रोस हो गई है, ठीक है। आपको स्मॉल स्पोनिफिकेशन काज बाय लिबरेशन ऑफ लाइपेज, और आपको लाइपेज एक्सेस होने की वजह से आपके जो आपकी जो पेनक्रियाज है, पेनक्रियाटिक एंजाइम है, वो पेनक्रियाज को ही खा रहे हैं, स्पोनिफिकेशन हो रही है और पेनक्रियाज आपका डैमेज हो रहा है, और ग्लाइसरॉल स्प्लिट कर रहा है इनटू फैटी एसिड और फ्री फैटी एसिड जो होते हैं वो कंबाइन कर रहे हैं और वो सोप बना रहे हैं, तो उसे फैटी नेक्रोसिस बोलते हैं, और ये आपको हाइपोग्लाइसीमिया कर सकता है, तो वो कॉम्प्लिकेशन के केस में आप लेप्रोटोमी करोगे, ठीक है। आगे है माइल्ड टू एक्यूट
पेनक्रियाटाइटिस, ठीक है। माइल्ड में आपकी 1% मोर्टेलिटी होती है। स्फीयर में आपकी रेंसन क्राइटेरिया आप फॉलो करते हो, ठीक है। और एप्चे 2 स्कोर फॉलो करते हो, ग्लास को स्कोर करते हो, सी रेक्टिव प्रोटीन स्कोर करते हो, ठीक है। अब आपका रेंसन क्राइटेरिया क्या होता है? रेंसन इट इंक्लूड्स पैरामीटर आउट ऑफ 5 और 6 एंड 5 और मैयर्स एडमिशन एट 6 after a 48 hours of admission to hospital, and criteria is used to calculate the mortality of the patient and thus the program effect. और एड एडमिशन इसमें आप अगर आपके 6 हों तो 48 आवर्स में आपने एडमिशन कराना है, ठीक है। अगर आपके 6 क्राइटेरिया आपके पूरे हो रहे हैं तो, ठीक है। एड एडमिशन एज उसकी मोर देन 55 ईयर्स है। वाइट ब्लड सेल्स आपके 16 मोर देन 16,000 है। ब्लड ग्लूकोज मोर देन 200 mg per gram। सीरम lactate dehydrogenase more than 700। aspartate amino transfer DST more than 250। after 48 hours hemoglobin decreases to 10%। blood nitrogen evaluation more than 5%। हैंड सीरम कैल्शियम आपका लेस देन 8 mg हो जाता है, हाइपोकैल्सीमिया हो जाता है उसमें। तो आर्टेरियल PO2 जो होता है आपका लेस देन 60 mg होता है। बेस डेफिशिएंट जो आपका होता है ग्रेटर देन 4 m इक्वल टू पर लीटर होता है। एस्टिमेटेड फ्लूइड सिक्वेस्ट्रेशन आपका ग्रेटर देन 6 लीटर होता है, ठीक है। और मोर्टेलिटी रेट इसमें 0 to 2 होगा तो 0%, 3 to 4 होगा तो 15%, 5 to 6 होगा तो 50%, अगर मोर देन 6 होगा तो 7 to 19% इसका मोर्टेलिटी रेट है, मतलब आपकी डेथ हो जाती है, ठीक है। तो इसमें एप्चे स्कोर रेंसन क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट है। एप्चे स्कोर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सिमिलरली एप्चे स्कोर अबव ग्लासकोमा स्केल ऑफ 3 एंड सी रेक्टिव प्रोटीन लेवल्स मोर देन 150 mg एंड वर्सनिंग ऑफ क्लिनिकल कंडीशन आर इंडिकेटेड ऑफ स्फीयर डिजीज, ठीक है। वो आपकी स्फीयर डिजीज में आपको आता है, ठीक है। अब इसकी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, ठीक है। एक्यूट फ्लूइड कलेक्शन, ठीक है। एक्यूट फ्लूइड कलेक्शन पेंक्रियाज में आपका लैक ऑफ वाल्व, उसमें आपकी फ्लूइड कलेक्शन हो जाती है पेंक्रियाज में जब आपकी ग्रेनुलेशन टिश्यू और फाइब्रस टिश्यू की जो वॉल होती है उसमें वो ख़राब हो जाती है। तो उसमें 50% केसेस जो अदर फ्लूइड साइड से फ्लूइड आ जाता है और उसमें सूडोसिस्ट बन जाते हैं और पस बन जाती है। तो ये आपका हो जाता है, उसमें आपको एडिमा हो जाता है। स्टेराइल पेंक्रियाटिक नेक्रोसिस फोकल डिफ्यूजरी ऑफ नॉन वायबल पेंक्रियाटिक ब्रेनचाइमा टिपिकली ऑक्यूपाइंग मोर देन 30% ऑफ ग्लैंड, ये आपका नॉन इनर सिटी स्कैन में आपको शो हो जाता है। इसमें नेक्रोसिस इस वजह से होती है क्योंकि जो इसके एंजाइम्स होते हैं वो खुद ही पेनक्रियास को डैमेज कर लेते हैं। एक्यूट सूडोसिस्ट, इसमें पेनक्रियाटिक जूस होता है वो आपको फाइब्रस ग्रेनुलेशन बना देता है, इस वजह से सूडोसिस्ट बन जाता है। पेनक्रियाटिक एब्सेस सेकेंडली जब आपको पेनक्रियास डैमेज होगा, नेक्रोटिक मटेरियल इकट्ठा होगा तो वहाँ पे आपकी एब्सेस बन जाएगी। पेनक्रियाटिक एस्काइटिस एडिमा हो जाएगा। पेनक्रियाटिक एफ्यूजन पोर्टल वेन सिस्टमिक थ्रोम्बोस, ठीक है, ये भी इसमें हो सकता है। स्प्लेनिक वेन और पोर्टल वेन आपकी हों तो उसमें आपको थ्रोम्बस बन सकते हैं जब आपकी वो बाइल डक्ट में ब्लॉकेज आएगी अगर किसी वजह से भी। तो सिस्टमिक कॉम्प्लिकेशन इसमें क्या हो सकता है आपका निमोनिया हो सकता है, एटिलेक्टेसिस हो सकता है, पार्शियल और कंप्लीट कोलैप्स ऑफ लंग और इन द एब्सेंस ऑफ गैस, ठीक है। ये आपका एटिलेक्टेसिस होता है, कंप्लीट कोलैप्स ऑफ लंग हो सकते हैं, ये पार्शियल लंग विद एब्सेंस ऑफ गैस। एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो सकता है, प्लूरल एफिशिएंट हो सकता है, कार्डियोवास्कुलर में हाइपोटेंशन हो सकता है, हाइपोवोलेमिया हो सकता है, पेरिकार्डियल एफिशिएंट हो सकता है, हेमाटोलॉजिक में डिसेमिनेटेड DIC हो सकता है, इंटेस्टाइनल हेमरेज में पेप्टिक अल्सर हो सकता है, पोर्टल वेन स्प्लेनिक वेन थ्रोम्बस हो सकता है, वेराइसिस हो सकता है, रीनल में ओलिगोयूरिया हो सकता है, रीनल फेलियर हो सकता है, रीनल आर्टरी वेन थ्रोम्बोसिस हो सकता है, मेटाबॉलिक हाइपरग्लाइसीमिया हो सकता है, हिपोकैल्सीमिया हो सकता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में साइकोसिस हो सकता है, फैट एम्बोलाई एंड फैट नेक्रोसिस, इंट्राएब्डोमिनल सपोनिफिकेशन, सबक्यूटेनियस टिश्यू नेक्रोसिस। मैनेजमेंट इसमें डिपेंड होती है आपकी सेवेरिटी ऑफ डिजीज में। माइल्ड पेनक्रियाटाइटिस, इन केस ऑफ माइल्ड अटैक ऑफ पेनक्रियाटाइटिस conservation approach is indicated and include intravenous fluid administration, monitoring of vitals, analgesia, antiemetics, nausea occurs, antibiotic are not indicated, and recovery occurs in majority of the patients within 72 hours। ये आपका सीवियर एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस में आपको एनाल्जेसिया देते हो, एंटीबायोटिक प्रोफाइलैक्सिस देते हो, आप मॉनिटरिंग करते हो, इसमें नासोगैस्ट्रिक एस्पिरेशन कर लेते हो, सिस्टमिक स्पोर्ट में आइनोट्रोपिक स्पोर्ट कर सकते हो, रीनल फेलियर में डायलिसिस कर सकते हो, और रेस्पिरेटरी में वेंटिलेशन, मेटाबॉलिक IV कैल्शियम IV मैग्नीशियम आप दे सकते हो। और इसके बाद आप क्या करते हो, रेडियोलॉजिकल इंटरवेंशंस में आपको CT स्कैन गाइडेड नीडल पास करते हो और नेक्रोटिक मटेरियल और इसको एस्पायरेट कर सकते हो, ठीक है। इसमें ट्रीटमेंट में सर्जरी में आप अगर सेप्सिस वर्जन हो गया तो नेक्रोस्टोमी, आप डेवराइवमेंट ऑफ नेक्रोटिक पेनक्रियास और जो पेनक्रियास नेक्रोटिक हो गया उसको आप निकाल लेते हो, ठीक है।
और क्लोज कॉन्टिन्यूस ड्रेनेज में आप 2 ड्रेन्स आर प्लेस्ड इन द रिमेनिंग पेनक्रियाज और फ्लश बगैर इरिगेट करते हो ड्रेन नेक्रोटिक टिश्यू आप। और जो आप क्लोज में आप ड्रेन अंदर ड्रेन डालते हो पेनक्रियाज में और उसको इरिगेट कर देते हो, फ्लश कर देते हो और नेक्रोटिक टिश्यू को निकाल लेते हो। क्लोजर और रीलैप्रोटोमी में आप कहते हैं नेक्रोस्टोमी आप परफॉर्म करते हो और रीओपन करते हो 48 टू 72 आवर्स में और रिमूव फर्दर नेक्रोटिक मटेरियल एंड रिपीटेड अगेन एंड अगेन अदर अंटिल द रॉ एरिया ग्रेनुलेट। ठीक है, जब तक रॉ मटेरियल ग्रेनुलेट हो जाते हैं तब आप इसे निकालते रहते हो। और फिर आपको प्री पेरीपेनक्रियाटिक सेप्सिस लॉन्ग टाइम में ये होती है और इसमें आपको इसमें सपोर्ट भी आपको काफ़ी ज़्यादा करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये सेप्सिस के इसमें सारा कुछ ट्रीटमेंट है। ठीक है, और आगे है आपका पेनक्रियाटिक एब्सेस। दिस इज अ सर्कमस्क्राइब्ड इंट्राएब्डोमिनल कलेक्शन ऑफ पस इन द प्रॉक्सिमिटी टू द पेनक्रियास परक्यूटेनियस एस्पिरेशन अंडर द रेडियोलॉजिकल गाइडेंस इज अ ट्रीटमेंट। ओकेजनली ओपन ड्रेनेज ऑफ एब्सेस में भी नीडेड। ठीक है, पेनक्रियाटिक एब्सेस में आपकी इंट्राएब्डोमिनल कलेक्शन ऑफ पस इन द प्रॉक्सिमिटी ऑफ पेनक्रियास, पस आपकी पेनक्रियास में कलेक्ट हो गई है। ठीक है ना, परक्यूटेनियस एस्पिरेशन ऑफ अंडर रेडियोलॉजिकल गाइडेंस के थ्रू आप कर लेते हो। ठीक है, अब सूडो पेनक्रियाटिक सिस्ट क्या होता है? इट इज अ कलेक्शन ऑफ अमाइलेज रिच पेनक्रियाटिक फ्लूइड क्लोज इन नॉन एपिथेलियस वॉल और फाइब्रस ऑफ ये ग्रैनुलर टिश्यू में आपका अमाइलेज एक्युमुलेट हो जाता है। अमाइलेज रिच फ्लूइड जो होता है और ये आपका एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस में डेवलप करता है, क्रोनिक पेनक्रियाटाइटिस में डेवलप कर सकता है और आफ्टर पेनक्रियाटिक ट्रॉमा। और ये आपके इट्स यूजुअली फॉर्म आफ्टर द 4 वीक ऑफ एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस और ये 4 वीक पेनक्रियाटाइटिस के बाद है आपका सूडो पेनक्रियाटिक सिस्ट आपका डेवलप होता है। फिर ये आपको क्रोनिक पेनक्रियाटिस में आपको डेवलप कर देता है। इसका डायग्नोस्टिक यही है आपका, इसमें आपने सीटी स्कैन से आपको इसने डायग्नोस करना है। क्लिनिकल फीचर्स में आप इसमें ये आप चेक कर लो भैया, आप इसका क्या कहते हैं, एपिगास्ट्रिक फुलनेस होगी, गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस इसमें इसके फीचर्स होंगे। ठीक है, तो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस किस तरह होगी? ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस इसकी वो स्प्लेनिक हेपेटिक वेन और जो पोर्टल वेन होती है वो आपकी ब्लॉकेज हो जाएंगी, तो उसमें आपको जॉन्डिस हो जाएगी। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस होगी इसमें। और आपका जो CA का लेवल होगा वो 400 mg से ऊपर चले जाएगा और म्यूसिनस न्यूप्लाज्म को कंसिडर करेगा। और ये आपको जो होगा सूडोसिस्ट कम्युनिकेट विद पेनक्रियाटिक एंड इट कैन बी डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय ERCP और MRCP। जो सूडो पेनक्रियाटिक सिस्ट होता है वो आपका डिमॉन्स्ट्रेटेड होता है एंडो रेट्रोग्रेड क्रोनिक पेनक्रियाटोग्राफी या इससे आपका होता है ये आपका। तो इसका आपका जो IOC है वो आपका ERCP है। ठीक है, तो आपकी आगे मैनेजमेंट इसमें क्या है? एक एंडोस्कोपिक ड्रेनेज है, आप एंडोस्कोपी के थ्रू जो स्टेंट प्लेस करते हो बिटवीन द सिस्ट एंड स्टोमक, तो सिस्टो गैस्ट्रोमी बोलते हो। और फिर अगर ड्यूनम के बीच में है तो वो सिस्टोड्यूनोस्टोमी होता है। और आप इस तरह फ्लूइड जो सिस्ट में फ्लूइड होता है उसको आप ड्रेन करने होते हो स्टोमक और ड्यूनम के थ्रू। तो सर्जिकल ड्रेनेज में आप इसमें क्या यूज़ करते हो? बैबकॉक्स फोर्सेप्स यूज़ करते हो। ठीक है, और जब आप ये स्टमक और ड्यूनम के थ्रू आप इसको एक दफ़ा जब आप फ्लूइड ड्रेन कर लेते हो तो फिर आप एनास्टोमोस कर सकते हो, इसको एनास्टोमोस ये कर लेते हो। ठीक है, तो ये आपका तकरीबन एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस कंप्लीट हो गया। अब करते हैं क्रोनिक पेनक्रियाटाइटिस। अब मैं आपको बताऊँ क्रोनिक पेनक्रियाटाइटिस में आपका जो क्रोनिक पेनक्रियाटाइटिस इज डिफाइंड एज अ कंटीन्यूअस इन्फ्लेमेटरी डिजीज ऑफ द पेनक्रियास कैरेक्टराइज्ड बाय द इरिवर्सिबल मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस टिपिकली कॉज्ड बाय द पेन एंड परमानेंट फंक्शन ऑफ पेनक्रियास। ठीक है, इसमें आपको इन्फ्लेमेटरी डिजीज होती है इरिवर्सिबल, जो आपके एक्यूट पेनक्रियास आपका रिवर्स हो सकता है और ये आपका जो होता है इरिवर्सिबल होता है। ठीक है ना, काजेज अल्कोहल 60 to 70%, इडियोपैथिक पेनक्रियास पेनक्रियाटिक डक्ट जो होती है वो आपकी ऑब्स्ट्रक्शन बाय द स्टोन और स्ट्रक्चर, कॉन्जेनिटल एनोमैली सच एज पेनक्रियास डिवीजन, एनुलर पेनक्रियास, सिस्टिक फाइब्रोसिस, इन्फेंटाइल मेल न्यूट्रिशन, हेरिडिटरी पेनक्रियाटाइटिस एंड एसोसिएटेड विद द म्यूटेशन कैडियोनिक ट्राइप्सिन जीन। और ये आपका हेरिडिटरी जो पेनक्रियाटाइटिस होता है ना वो आपका क्रोमोसोम 7 और इसमें जो कैडियोनिक ट्राइप्सिन जीन होती है क्रोमोसोम 7 उसमें म्यूटेशन हो जाए तो वो आपका हेरिडिटरी पेनक्रियाटाइटिस होता है। ठीक है, तो ये आपका एक MCQ है। सिस्टिक फाइब्रोसिस में CFTR जीन होता है क्रोमोसोम 7, इसमें सिस्टिक फाइब्रोसिस में आपका CFTR जीन होता है और आपका जो होता है वो भी क्रोमोसोम 7 में होता है और ये भी आपका क्रोमोसोम 7 में होता है कैडियोनिक ट्राइप्सिन जीन। ठीक है, और आइडियोपैथिक जो क्रोनिक पेनक्रियाटाइटिस में क्रोनिक पेनक्रियाटाइटिस में काज आइडियोपैथिक होती है। आडोमिन पेनक्रियाटाइटिस में आपको IG4 जो इम्यूनोग्लोबिन होती है वो आपकी एलिवेट हो जाती है। ठीक है, और इसके बाद क्लिनिकल फीचर्स
उसके बाद जो क्लिनिकल फीचर्स हैं, ठीक है, वो पेन इज प्रोनाउंस्ड फीचर, इट मे बी द एपिगैस्ट्रियम हाइपोकॉन्ड्रियम एंड दे यूजुअली रेडिएट टुवर्ड्स द बैक, सेम फीचर एज एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस। और एनाल्जेसिया अभी उसको एनाल्जेसिया से आपको आराम नहीं आएगा, वो मोस्ट कॉमन है, मैल अब्जॉर्प्शन आपको करोगी, 90% ऑफ पैंक्रियास डिस्ट्रॉयड, आपको मेटालिक बोन डिजीज हो जाएगी, विटामिन डेफिशिएंसी हो जाएगी, ए बी एंड के, और आपकी क्लोटिंग फैक्टर भी आपको कम हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपको डीआईसी हो सकता है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चेस्ट एक्सरे एब्डोमेन शो पैंक्रियाटिक calcification and strong CTM RCP will outline the gland and main area damage, and ERCP is the most accurate way of deadlining anatomy of pancreatic duct and show the pancreatic duct obstruction. ERCP most accurate for pancreatic duct, CT is the investigation of choice. एंडोस्कोपिक अल्ट्रासोनोग्राफी सोनोग्राफी फाइंडिंग क्रोनिक पेंक्रियाटिस इंक्लूड द प्रेजेंस ऑफ स्टोन विजिबल, ये भी आपको करते हैं, ठीक है ना। इसमें आपकी कॉम्प्लिकेशन से होती, कॉम्प्लिकेशन है आपकी इंट्रा पेंक्रियाटिक कॉम्प्लिकेशन, सूडो cyst, duodenal gastric obstruction, thrombus of the splenic vein, abscess, erosion of the visceral arteries, ये आपकी है। हाँ, और आपकी कॉम्प्लिकेशन ऑफ द क्रोनिक पेंक्रियाटाइटिस, इंट्रा पेंक्रियाटिक कॉम्प्लिकेशंस, सूडोसिस, duodenal gastric आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन है इसमें आपकी, और थ्रोम्बस ऑफ स्प्लिनिक वेन में आपका थ्रोम्बस बन जाएगा, एब्सेस हो जाएगी। थ्रोम्बस कैसे स्प्लिनिक वेन में बनेगा, स्प्लिनिक वेन में आपको जब इसकी पेंक्रियाटिक आपके उसमें से आपकी जो होती हैं आपकी ड्रेनेज होती है, ड्रेनेज में आपके जो बाइल डक्ट्स की सिक्रीशंस हैं वो भी स्प्लेनिक वेन में आएंगी, जब पोर्टल वेन की सिक्रीशन स्प्लेनिक वेन में आएंगी तो वो आपकी एंजाइम एक्युमुलेशन होने की वजह से वो उनकी क्लोटेज बने हुए, तो क्लोट की वजह से वो थ्रोम्बस बन जाएगा, थ्रोम्बस आगे से वो फॉरवर्ड करेगा तो वो आपकी ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्टिव जंडस हो जाएगी इसको। तो इन्फ्लेमेटरी मास बाइल डक्ट स्टेनोसिस, इसमें ऑब्स्ट्रक्टिव जंडस हो जाएगी, पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस, जूनल ऑब्स्ट्रक्शन आपको हो जाएगा, ठीक है। पेनक्रियाटिक कार्सिनोमा एक्स्ट्रा हेपेटिक कॉम्प्लिकेशन, और आपका जो होता है एक्स्ट्रा हेपेटिक कॉम्प्लिकेशन में आपका पेनक्रियाटिक डक्ट लीक्स विद एस्काइटिक फिस्टुला, सूडो सिस्ट एक्सटेंशन बियॉन्ड द लेसर सेक्शन टू द मीडियस्टिनम, रेट्रोपेरिटोनियम, लेटरल पेरिकोलिक स्पेस, पेल्विक और एडजेसेंट विस्टर, ठीक है, ये होता है आपका। और ट्रीटमेंट मैलाब्जॉर्प्शन स्टीओरिया, ये तो मोस्ट कॉमन काज है, स्टीओरिया आपको पेनक्रियाटिस में काज होती है। और medium chain triglyceride in the patient with a severe MAD as they are directly absorbed by the sponge without the need of digestion. Medium chain triglyceride उसको as a स्टीरोरिया तो उस केस में आप प्रोवाइड करेंगे। ट्रीट द पेन एनाल्जेसिक देंगे, एलिमिनेट द ऑब्स्ट्रक्टिव फैक्टर्स, पेनक्रियाटिक बाइल डक्ट एंड ड्यूनम, एंड फॉर द इंट्रैक्टेबल पेन कंसीडर यूज गाइडेड सीलिक ब्लॉक, आप सीलिक ब्लॉक ही इसको कर दोगे, सिंपल सी बात है ये। पेनक्रियास की सीलिक ब्लॉक करोगे ना, वो रोला होगा उसका, सारी वो निकल जाएंगी सिक्रीशंस, तो ना रोला बस उसमें डाइजेशन अभी कमज़ोर हो जाएगी, ठीक है। सर्जिकल ट्रीटमेंट में क्या होता है, सर्जिकल ट्रीटमेंट में आपका होता है एंडोस्कोपिक और सर्जिकल डिकम्प्रेशन ऑफ पेनक्रियाटिक डक्ट, और ये आपकी थॉमसन ने इन्वेंट की थी। सर्जरी इज इंडिकेटेड did with a severe intractable pain, dilated pancreatic duct, multiple relapse, inability to rule out neoplasm, और ये आपकी सारी कज़न जब आपको सर्जिकल इंडिकेट करनी पड़ती है। कॉम्प्लिकेशन ऑफ पेनक्रियाटिक सूडो और सिस्ट और ऑब्स्ट्रक्शन में भी आप सर्जरी कर सकते हो, ठीक है ना। तो इसमें आपका क्या होता है, एंडोस्कोपिक पेनक्रियाटिक स्प्रिंक्टोमी एंड स्टोन एक्सट्रैक्शन, आप पेनक्रियाटिक के स्फिंक्टर्स में जो स्टंट प्लेस करते हो तो उसको हम पेनक्रियाटिक स्प्रिंक्टोमी करते हैं कहते हैं, ठीक है। स्टंट प्लेसमेंट इन द पेनक्रियाटिक डक्ट टू रिलीव द ऑब्स्ट्रक्शन, स्टंट प्लेस आप इस वजह से करते हो वो थोड़ी डायरेक्ट हो जाए, उसमें से जो स्टोन आपकी जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो रिलीव हो जाए। 4 to 6 वीक से ज़्यादा आप नहीं प्लेस कर सकते क्योंकि वो फिर आगे से ब्लॉक हो जाता है, ठीक है। व्हेन देयर आर द स्टोन्स इट इन द पेनक्रियाटिक डक्ट काजिंग द ऑब्स्ट्रक्शन द पेनक्रियाटिक डक्ट देन ट्रांसफर्स लॉन्गिट्यूडिनल पेनक्रियाटोजीनेस्टोमी, और अब जब स्टोन्स होंगे पेनक्रियाटिक तो उसमें आप एक प्रोसीजर करोगे पेनक्रियाटोजीनेस्टोमी, ठीक है। पोस्टीरियर प्रोसीजर कैन रिलीव द सिस्टम, दिस आपको पेनक्रियाटोजीनेस्टोमी आप कर सकते हो, ठीक है। इसमें आप स्टेंट प्लेस कर सकते हो, एंडोस्कोपिक पेनक्रियाटोस्फिंक्टेरेक्टोमी कर सकते हो, ठीक है। आप एक स्पिंटर बना सकते हो, ठीक है, तो उसमें होल करके आप स्टेंट प्लेस कर सकते हो, जिसकी वजह से आप स्टोन एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है। एक होता है फ्रेज प्रोसीजर, ठीक है, तो हेड ऑफ पेनक्रियास उसमें आप रीसेट कर लेते हो, ट्रांसफर्स उसमें पेनक्रियाटोजीनेस्टोमी आप परफॉर्म कर सकते हो। विपल प्रोसीजर आप सेलेक्टेड पेशेंट में परफॉर्म करते हो, विद डिस्टल पोर्शन आप पेनक्रियाटेक्टोमी आप करते हो, ठीक है ना। विद डिस्टल पोर्शन अगर आपने उसको करना है तो आप वो पूरा निकाल दोगे, उसको पेनक्रियाटेक्टोमी कर कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है आपके न्यूप्लाज्म ऑफ एक्सोक्राइन पेनक्रियास, ठीक है। तो ओवरऑल पेनक्रियाटिक कैंसर का जो होता है वो आपका वर्स्ट प्रोग्नोसिस होता है, वो मेलिग्नेंट होता है, ठीक है, प्रोग्नोसिस नहीं बन जाता, एंड भी प्रोग्नोस बनता है। आपका 17% डक्टल एडिनोकार्सिनोमा होता है जो कि हेड में होता है, 20% इन बॉडी, 10% इन टेल होता है, ठीक है।
तो ट्यूमर्स एंड विद along the pancreatic duct and lymph node. Ampullary carcinoma, the ampulla is the junction of biliary duct and pancreatic duct within the duodenum. Periampullary duct are those which arises within the 2 cm of ampulla and include the a tumor of distal bile duct and duodenal mucosa and pancreatic head, ठीक है ना। पेरी कैंसर जो होता है वो आपके एम्पुलरी के लेवल और जंक्शन ऑफ बाइलरी और पेंक्रेटिक डक्ट विद इन द ड्यूडनम आपके प्रेजेंट होते हैं। एम्पुलरी कार्सिनोमा विद इन द ड्यूडनम आपका प्रेजेंट होता है। पेरी एम्पुलरी जो होता है वो आपका राइजिंग द 2 cm ऑफ एम्पुला एंड इंक्लूड द ट्यूमर ऑफ बाइल डक्ट एंड ड्यूडनल म्यूकोसा, उसमें आपका ड्यूडनल म्यूकोसा और पेंक्रेटिक हेड भी इन्वॉल्व होता है, ठीक है। एम्पुला से थोड़ा सा पहले करके होता है, ठीक है। और उसमें आपका लास्ट फैक्टर जो एज आपकी 65 ईयर्स यूजली होती है। मेल जेंडर, ब्लैक एथनिसिटी, स्मोकिंग, डायबिटिक्स, एडिनोमास, फैमिलियल एडिनोमाइटिस पॉलिस, पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री, क्रोनिक पैनक्रेटाइटिस, फैमिलियल ब्रेस्ट ओवरियन सिंड्रोम आपको होता है, ठीक है इसमें। और इसमें जॉन्डिस आपको क्लिनिकल फीचर्स, जॉन्डिस, बैक पेन हो सकता है, प्लूराइटिस, डार्क यूरिन हो सकता है, पेल स्टूल आ सकता है, वो आपको जॉन्डिस की वजह से होगा। वेट लॉस हो सकता है, पाल्पेबल गॉल ब्लैडर, कोर्टिसोला गॉल ब्लैडर आपका पल्पेट होगा क्योंकि ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस होगी तो पल्पेटर आपका पल्पेट आप कर सकते हो। वेट लॉस होगा, एनोरेक्सिया हो सकता है, मोस्ट कॉमन काज द ब्लॉक ऑफ ड्यूडेनम थ्रू गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन आपको हो सकती है। ड्यूडेनम ब्लॉक हो जाएगी तो गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी। और आपका ट्यूमर्स ऑफ नेक एंड बॉडी, ये आपके ट्यूमर्स ऑफ नेक, बॉडी एंड टेल जो होता है ना वो आपको मोस्ट लेट स्टेज पे आपको होते हैं, वो आपको जॉन्डिस नहीं काज करते। हेड ऑफ पेंक्रियाज आपका, हेड ऑफ पेंक्रियाज का कैंसर होगा तो वो आपको जॉन्डिस काज करेगा, नेक, बॉडी एंड टेल नहीं करेगा। हेड एंड अनकीनेट प्रोसेस आपकी जॉन्डिस काज करते हैं, नेक, बॉडी एंड टेल आपको नहीं करता, ये बात याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और उसके बाद जो होता है कोर्सियला इन द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ कॉमन bile duct stones, the gallbladder is seldom palpable as the organ is already shrunken due to fibrosis and have lost ability to distend. In other words, palpable gallbladder and obstruction more likely malignant obstruction, ठीक है। और ये आपका ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ कॉमन bile duct जब आपकी ड्यू टू स्टोन हो जाती है तो उसमें आपको वो पाल्पेबल हो जाता है। सिंपल, जब ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ bile duct होती है तो आपका गाल ब्लैडर पाल्पेब हो जाता है और उसमें जो होती है फाइब्रोसिस की वजह से स्टंकन हो जाता है और वो डिसेंड नहीं कर पाता, ठीक है। तो इसकी वजह से मैलिग्नेंट ऑब्स्ट्रक्शन को के नाम को आपको कोर्वोइसियर लॉस बोलते हैं, ठीक है, सिंपल सी बात है। और जब फर्स्ट ऑफ ऑल वो आपको पल्पेबल होगा और जब मैलिग्नेंट बहुत ज़्यादा मैलिग्नेंसी बन जाएगी तो वो आपको डिस्टेंड नहीं कर पाएगा और श्रंकन हो जाएगा फाइब्रोसिस की वजह से और वो और ज़्यादा मसले मसाइल करेगा। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चाहे आपकी बिलिरुबिन, अल्कलाइन फॉस्फेटेज, गामा ग्लोटामाइड ट्रांसपेप्टाइज, ये वाले एंजाइम। और इसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, अल्ट्रासोनोग्राफी, सीटी स्कैन इज इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, हमेशा पेनक्रियाटिक केस में डी इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस। और सूडोसिस्ट में आप ERCP आप करते हो केस में। MRI, MR एंजियोग्राफी प्रोवाइड इंफॉर्मेशन कंपेरेबल टू CT, लेप्रोस्कोपी फॉर पेरिटोनियल एंड हेपेटिक मेटास्टेसिस, अगर मेटास्टेसिस हो तो फिर आप लेप्रोस्कोपी, CA19 नॉट हाईली स्पेसिफिक और जितना सेंसिटिव भी नहीं होता। तो ट्रीटमेंट इसमें आप एडिनोकार्सिनोमा पैलिएटिव और क्यूरेटिव करते हो। क्यूरेटिव आप क्योर करने वाला ट्रीटमेंट होता है और पैलिएटिव आपका डेथ स्टेज पे ट्रीटमेंट होता है, ठीक है। क्यूरेटिव में आप ये करते हो कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर सर्जिकल रिसेक्शन, आपका लंग, लिवर में आपको मेटास्टेसिस हो सकता है फिर आप नहीं कर सकते, पेरिटोनियल मेटास्टेसिस आ सकता है फिर भी आप सर्जरी नहीं कर सकते। इनकेसमेंट ऑफ सुपीरियर मेसेंटेरिक एंड हेपेटिक एंड सीलियक आर्टरी अगर इन्वॉल्व हो गया फिर भी आप नहीं कर सकते। कंप्लीट इनकेसमेंट ऑफ पोर्टल वेन, ऑल्दो इट इज एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेटेड नोट, अगर इसमें पोर्टल वेन इन्वॉल्व है तो ये आपकी इतनी एब्सोल्यूट इसमें कॉन्ट्राइंडिकेशन है, आप सर्जरी कर सकते हो परफॉर्म, लेकिन ना ही करो तो बेहतर है। फाइंडिंग्स नोट इंटर कॉन्ट्राइंडिकेशन, ट्यूमर साइज ये मैटर नहीं करता, इन्वेजन ड्यूडनल स्टोमा कोलोन ये मैटर नहीं करता, लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट विद इन द ऑपरेटिव फील्ड ये भी मैटर नहीं करता, और बाद में जो मिनिमल इन्वेजन ऑफ सुपीरियर पोर्टल वेन और मेसेंटेरिक वेन ये भी आप नहीं करता, ठीक है। प्री ऑपरेटिव उसमें आपको हाइपोग्लाइसीमिया मैनेज करना है, क्लोटिंग फैक्टर्स एब्नॉर्मलिटीज देखनी है, हेपेटोरेनल शटडाउन आपने करना है, ठीक है। इंट्रावेनस फ्लूइड आपने देनी है, रीनल परफ्यूजन आपने देखना है, विटामिन के इंजेक्शन लगाना है क्योंकि उसमें आपको पेनक्रियाटिक की वजह से आपकी DIC का चांस ज़्यादा होता है और आपको ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो सकती है। और कोलेंजाइटिस में आपको एंटीबायोटिक्स प्रोफाइलैक्सिस देनी है क्योंकि आपको इन्फेक्शन जैसे सबसे अंदर ना हो जाए, ठीक है। अब सर्जिकल ऑप्शन इसमें कौन से होते हैं, विपल्स प्रोसीजर होता है, ट्यूमर अलोंग द हेड विद नेक एंड पैंक्रियास, एंटायर ड्यूडेनम आप निकाल दोगे इसमें, ठीक है। प्रोक्सिमल 10 to 15% ड्यूडेनम, लोअर एंड ऑफ स्टमक, कॉमन बाइल डक्ट, गॉल ब्लैडर, लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट, विसिनिटी पैंक्रियास, ये सारे स्ट्रक्चर्स आप इसमें निकाल दोगे। और उसमें पैंक्रियाटोजिनोस्टोमी में शंट आप डाल दोगे, ठीक है। पैंक्रियाटोजिनम को आप जोड़ दोगे और ऊपर से जितने भी स्ट्रक्चर हैं वो सारे निकाल दोगे इसमें। एंटायर ड्यूडेनम आपका कुछ पार्ट आपका गॉल ब्लैडर जितना आपका मेटास्टेज हो कैंसर को। अब पाइलोरस प्रिसर्व पैंक्रियाटिक
इसमें आपने अगर पाइलोरस आप स्टमक में आपने प्रिजर्व करना है तो इसमें आपका जो सर्वाइवल चांस होता है, लेकिन आपको गैस्ट्रिक एम्प्टी करने में ट्रबल होती है, आपको कॉन्स्टिपेशन मोस्टली रहती है। और जो विपल प्रोसीजर होता है ये आपका स्पेशलिस्ट सेंटर में होता है, ये आपका हर काम में नहीं होता। और इसमें आपको कॉम्प्लिकेशन विपल प्रोसीजर में क्या कॉम्प्लिकेशन थी ऊपर जो पता है, ये विपल प्रोसीजर है, ठीक है। ये वाला ब्लीडिंग निमोनिया, ये वाला पाइलोरा पीपीडी है, पाइलोरस प्रेजेंट पेनक्रियोडुओडेस्टोमी है। पेनक्रियाटिक फिस्टूला बन सकता है, बाइल लीक हो सकता है, निमोनिया, ब्लीडिंग, चाइलेसाइटिस, लिम्फ नोड लीकेज हो सकता है। चाइलेसाइटिस को लिम्फ नोड लीकेज बोलते हैं। मायोकार्डियल इन्फेक्शन, वाउंड इन्फेक्शन और डिलेड गैस्ट्रिक एम्प्टीइंग हो सकता है, ठीक है। अब ट्यूमर्स ऑफ बॉडी एंड टेल आ गए, ठीक है। फॉर द ट्यूमर्स ऑफ बॉडी एंड टेल डिस्टल पेनक्रियाटेक्टोमी एंड स्प्लीनेक्टोमी आप करते हो। और फिर आपके आ जाते हैं ट्यूमर्स ऑफ बॉडी हेड एंड नेक एंड टेल, ठीक है। इसमें आप रेडियोथेरेपी भी कर सकते हो, ठीक है। स्प्लीनेक्टोमी और पेनक्रियाटेक्टोमी भी कर सकते हो। पेनक्रियाज आप निकाल उसकी बॉडी टेल निकाल भी सकते हो, और स्प्लीनेक्टोमी स्प्लीन भी आप इसमें से निकाल सकते हो, ठीक है। इसमें 5 ईयर फॉर आपका जो 5 ईयर सर्वाइवल फॉर एम्पुलरी कैंसर 30 to 45% होता है। 5 ईयर सर्वाइवल फॉर डिस्टेंस कोलेंजियोकार्सिनोमा 24% होता है। 5 ईयर सर्वाइवल आप सर्वाइव मतलब कर सकते हो, उसके बाद आपकी डेथ होनी होनी है, ठीक है। इनका ये मतलब है। एडिनोकार्सिनोमा मीडियल सर्वाइवल ऑफ 9 मंथ होता है। म्यूसिनस में आपका लॉन्ग टर्म सर्वाइवल होता है, ठीक है। पैलिएटिव ट्रीटमेंट एंड ऑफ द लाइफ केयर, ठीक है। पैलिएटिव ट्रीटमेंट एंड ऑफ द लाइफ केयर, उसमें आप स्टंट पास कर सकते हो, सीबीडी थ्रू द ईआरसीपी एंड पीटीसी। सर्जिकल बाईपास आप कर सकते हो। कोलिडो जीनोस्टोमी उसकी जो डक्ट है, ठीक है, आपकी जो सिस्टोकेवल डक्ट है उसमें से आप एनास्टोमोस करा के आप जीजना में डाल सकते हो टू ड्रेन द बाइल, आपकी बाइल ताकि ड्रेन होती रहे। रिलीव ऑफ गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन, आप एनास्टोमोस गैस्ट्रोजीनोस्टोमी कर सकते हो। ड्यूनम तो आपने और ड्यूनम में सब्सटेंट पास कर सकते हो। रिलीव ऑफ पेनाल्जेसिक सीलिक एक्सिस ब्लॉक आप कर सकते हो ताकि पेन हो, सिक्रीशंस कम होंगी, एसिड कम होगा तो आपकी पेन भी कम होगी। और इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ, इंकरेज नॉर्मल एक्टिविटीज, पैंक्रियाटिक एंजाइम रिप्लेसमेंट, ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटिक्स, कीमोथेरेपी हैज अ लिमिटेड रोल ऑफ मैनेजमेंट ऑफ द एडिनोकार्सिनोमा एंड पेनक्रियास। और उसके बाद सिस्टिक न्यूप्लाज्म अकाउंट्स फॉर मोर देन 50% ऑफ द सिस्टिक पेनक्रियाटिक लेजन्स, ठीक है। ये 15% होता है। सीरियस सिस्टिक न्यूप्लाज्म दे आर ऑफन माइक्रोसिस्टिक एडिनोमा एंड अपीयर ग्रोसली वेल सेग्रीगेटेड मल्टी ओकुलेटेड सिस्ट वेल। इसमें आपका सिस्ट होता है, ठीक है, सिस्ट फॉर्मेशन हो जाती है, फ्लूइड फिल कैविटी होता है, वाइटली क्लियर ब्राउन फ्लूइड इसमें होता है। सिंपल क्यूबॉइड सेल्स होते हैं जो कि सिस्ट के साथ लाइन करते हैं, और ये आपका जो होता है जो फाइब्रस बैंड होते हैं उसको सेपरेट कर देते हैं, ठीक है ना। जिनको ट्रीटमेंट नहीं रिक्वायर्ड होता, ये खुद ब खुद ही ठीक हो जाते हैं। म्यूसिनस में आपके जो होते हैं पेनक्रियाटिक प्रीडोमिनेंट वाल एंड टेल ऑफ द पेनक्रियास स्ट्रॉन्ग फीमेल प्रीडिलेशन होते हैं, ये आपकी म्यूसिनस को सीक्रेट करते हैं। और इसमें आपको हाइपरप्लास्टिक कोलुमनर लाइनिंग हो जाती है डक्ट में, और ये आपको जो थिन विस्कस मटेरियल ये आपको कर सकते हैं। और बाजू का ये मैलिग्नेंट भी हो सकता है और उनको रीसेट करना पड़ता है। म्यूसिन को हमेशा आपको म्यूसिन जिस भी सिस्ट में हो उसको हमेशा रीसेट करना पड़ेगा, सीरस ठीक हो जाता है, म्यूसिन नहीं ठीक हो जाता है। इसमें हाइपरप्लास्टिक कोलुमनर लाइनिंग होती है और ये आपको डैमेज करती है, और ये एंजाइम के तौर पे होती है ये, और सेल्फ ईटिंग प्रोसेस होता है आपका। इंट्राडक्टल पेपिलरी म्यूसिनस न्यूप्लाज्म, इसको भी आप कंप्लीट रिसेक्शन करोगे, ठीक है ना। इसमें रास म्यूटेशंस होती हैं जो कि आपको इन्वेसिव कार्सिनोमा आपको करवा सकती हैं, और इसमें जो होती है आपकी डायरेक्टली विसंग डक्ट और एब्सेंस ऑफ ओविनल टाइप ऑफ स्ट्रोमा जो होता है उसका कम्युनिकेशन होता है। म्यूसिनस सिस्टिक न्यूप्लाज्म में डायरेक्ट कम्युनिकेशन, इसमें म्यूसिनस सिस्टिक न्यूप्लाज्म और पैंक्रियास में डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है विसंग डक्ट और जो ओवरियन टाइप स्ट्रोमा में होता है, ठीक है ना। और इसमें जो होती हैं आपकी इंट्राडक्टल पेपिलरी म्यूसिनस में आपकी रास म्यूटेशन होती हैं, ये इनमें डिफरेंस है, ठीक है, ये भी याद रखना। सॉलिड सूडो पेपिलरी ट्यूमर ऑफ पेनक्रियास इज आल्सो कॉल्ड सॉलिड सिस्टिक ट्यूमर ऑफ फ्रेंच ट्यूमर, इसको फ्रेंच ट्यूमर भी बोलते हैं, ठीक है। ये भी पेनक्रियाटिक एडिनोकार्सिनोमा से डिफर करता है। यंग एज में होता है 20 और 5 टू, इसका जो होता है बेटर प्रोग्नोसिस होता है, प्रोग्नोसिस हो जाता है। और एसोसिएटेड विद सिस्ट हेमरेज एंड नेक्रोसिस में ये भी आपको नेक्रोस करता है, ठीक है। आगे आपको पेनक्रियाटिक लिम्फोमा, लिम्फोमा अफेक्ट द पेनक्रियास, ठीक है, ब्लड कैंसर हो गया, ठीक है। उसमें प्राइमरी इन्वॉल्व द पेनक्रियास विदाउट एनी एविडेंस एल्सवेयर इन द बॉडी, ये किसी भी ऑर्गन को आपको इन्वॉल्व कर सकता है। लिम्फोमा पेनक्रियाटिक एडिनोकार्सिनोमा करता है, ठीक है। परक्यूटेनियस ईयूएस गाइड्स बायोप्सी विल कंफर्म द डायग्नोसिस, में परक्यूटेनियस ईयूएस इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस जो कि डायग्नोसिस को कंफर्म करता है। बायोप्सीज में पेनक्रियाटिक लिम्फोमा को कंसिडर करती है, ठीक है। पेनक्रियाटिक इंजरीज ब्लंट ट्रॉमा हो गया, ठीक है, पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा हो गया, इसमें स्प्लेनेक्टोमी कर सकते हैं, बिलरोथ 2 गैस्ट्रोटोमी करते हैं, न्यूक्लिएशन ऑफ आइसोलेशन ऑफ ट्यूमर ईआरसीपी आप इसमें करोगे, ठीक है। ये इसकी इसमें काजेस क्या होती हैं, ब्लंट ट्रॉमा,
पैनक्रियाटिक ट्रॉमा टू एब्डोमेन और आइट्रोडेनिक इंजरीज में आपको स्प्लेनेक्टोमी करते हुए होता है, बेड्रो टू गैस्ट्रोमी कर रहे हो, गैस्ट्रो मैदे का ऑपरेशन कर रहे हो, न्यूक्लिएशन ऑफ आइसोलेटेड ट्यूमर, लिवर में जो आपके आइसोलेटेड ट्यूमर है, इंसुलिन का ट्यूमर होता है, उसको आप निकाल रहे हो, ये ERCP आप कर रहे हो, तो उस वजह से आपको ये हो सकता है। क्लिनिकल फीचर्स में आपको पेन होती है बहुत ज़्यादा, जो कि आपको बैक में रेडिएट करती है। डायग्नोसिस CT स्कैन एज इन्वेस्टिगेशन ऑफ ERCP MRCP हेल्पफुल इन डाउटफुल केसेस, जबकि डाउटफुल केसेस में आपको सीमन माइलेज लेवल और लाइपेस लेवल आपका इंक्रीज होता है, ठीक है। और जो आपकी ग्रेडिंग करती है, ग्रेड 1 ओक्लूजन लेसरेशन विदाउट मेन पेनक्रेटिक डक्ट, जिसमें आपको पेनक्रेटिक डक्ट इंजरी नहीं होती, ठीक है। ग्रेड 2 में आपको कंटूजन और लेसरेशन होती है, लेकिन पेनक्रेटिक डक्ट इंजरी नहीं होती। ग्रेड 3 में डिस्ट्रप्शन ऑफ डिस्टल पेनक्रेटिक डक्ट, डिस्टल पेनक्रेटिक डिस्टर्ब हो जाता है। ग्रेड 4 में पेनक्रेटिक डक्ट और इंजरी इन्वॉल्विंग द पूल ऑफ वाटर, ठीक है ना। इट्स और ग्रेड 3 में आपका जो होता है डिस्ट्रप्शन ऑफ पेनक्रियाटिक हेड डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है ना। ट्रीटमेंट इसमें मेजॉरिटी ऑफ द केस ग्रेड 1 और 2 इंजरी में आपको ऑर्गन में इतनी एसोसिएट नहीं करती हैं, लेकिन ग्रेड 3 4 5 में आपको जो होती हैं वो आप ग्रेड 3 में आपको डिस्टल पेनेक्टोमी करनी पड़ती है, और 4 5 में आपको विपल्स पाइलोरस प्रेजेंट पेक्टोमी करनी पड़ती है, ठीक है। विपल्स पाइलोरस PPD करनी पड़ती है, ट्रिपल PD। और ब्लंट ट्रॉमा फॉलोइंग ALTS एंड इंट्रावेनस फ्लूइड एनाल्जेसिक्स इन हेमोडायनामिकली स्टेबल अटेम्प्ट। अब यार मैंने आखिर में मैं ये बताना चाहूँगा कि मैंने आपको ये क्यों नहीं करवाए प्रोसीजर्स जो होते हैं। प्रोसीजर्स मैंने आपको इस वजह से नहीं करवाए क्योंकि ये अभी आप सर्जन बने नहीं हो, ये आप जनरल सर्जन जब बनोगे ना तब आप करोगे, ठीक है ना। आपको इनके नेम्स पता होने चाहिए, दैट इज़ मोर देन इनफ। और बाकी जो प्रोसीजर्स किस काम में यूज़ होना है ये पता होना चाहिए, ठीक है। थैंक यू ज़्यादा।